तो देखिए इस एक्टिविटी में हम लोग क्या लेते हैं, टीस्पून ऑफ विनेगर, हमने सिरका लिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में हमने एक सिरका ले लिया है, विनेगर ले लिया है, और हमने उसमें बेकिंग सोडा डाला। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा इज बेस, ठीक है। आपने विनेगर लिया है और उसमें आपने बेस डाल दिया है, फिर आपने उसको हिलाया, हिजिंग, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे ही आप लोग विनेगर था और अगर आप उसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे तो ना ऐसे ऐसे झाग झाग जैसे उठ के आने लगेंगे। जैसे कि अगर आपने इनो देखा होगा तो इनो भी ना वो बेकिंग सोडा ही होता है, उसमें बेकिंग सोडा होता है और उसमें हल्का एसिड और हल्का बेस होता है, तो एकदम से ऊपर वो जैसे बुलबुले टाइप के बन के आ जाते हैं। आप घर में एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप नींबू लीजिए और बेकिंग सोडा, काफ़ी जो खाने का सोडा बोलते हैं जिसे छोलो वगैरह में पड़ता है, वो अगर घर में होगा तो थोड़ा सा आधा ग्लास पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालिए और थोड़ा सा नींबू डालिए, तो एकदम से बुलबुले से उठ के आएंगे उस पानी में। आप घर में भी कर सकते हैं। तो ये जो है ये लाइम वाटर बन गया है, तो इसकी रिएक्शन वगैरह क्या होती है, तो देखिए विनेगर जो है हमने पहले पढ़ा था कि वो एसिटिक एसिड होता है, और उसमें एसिटिक एसिड में पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, एसिटिक एसिड में जब हम लोग बेकिंग सोडा डालते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और काफी कुछ अलग सब्सटेंस भी होते हैं। अब रिएक्ट ये जो ऊपर की तरफ रिलीज हो रहा है ना, यही कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, ठीक है। तो विनेगर में आपने बेकिंग सोडा डाला तो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। और देखिए आपने विनेगर था, विनेगर में बेकिंग सोडा डाला तो बबुले बबुले टाइप के निकले, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ये लाइम वाटर बन जाता है, गैस पास होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जब आप लोग विनेगर में बेकिंग सोडा डालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, लाइम वाटर बन जाता है, CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट भी बन सकता है। तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर होता है, जैसे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी आपने इसे लाइम वाटर से, CaOH होल ट्वाइस लाइम वाटर होता है, उससे पास करवाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ये थोड़ी सी ना टफ चीज है, पता है क्यों टफ है, क्योंकि आपके लिए अभी आपको इन्हें याद करना पड़ेगा। जब आप 9th में आएंगे 10th में आएंगे ना, तो आपको लॉजिक समझ आएगा इन चीज़ों का कि अच्छा ये रिएक्शन इसलिए हुई है, इसका केमिकल फॉर्मूला ये होता है। हर चीज़ का एक अपना केमिकल फॉर्मूला होता है। जैसे कि जो ये हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, और जो पानी होता है उसका फॉर्मूला होता है H2O, है ना। इस तरीके से हर चीज का केमिकल फॉर्मूला होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है और जो लाइम वाटर होता है उसका CaOH का होल ट्वाइस होता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड CaOH के होल ट्वाइस से रिएक्ट करते हैं तो CaCO3 बन जाता है और वाटर रिलीज हो जाता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाती है लाइम वाटर से तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वो मिल्की सा दूध जैसा हो जाता है और टर्न लाइम वाटर इनटू मिल्की सा हो जाता है। और ये हम लोग को आगे कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन वगैरह चैप्टर 10 में देखेंगे। तो ये जो एक्टिविटीज़ थी इसमें आपने जितने भी चेंजेस देखे ना, हमने 3 एक्टिविटीज़ देखी कि मैग्नीशियम का रिबन बर्न हो रहा है, वो राख बन जा रहा है, और कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन हो रहा है आयरन का, तो वो ग्रीन कलर का हो जा रहा है। फिर हमने अभी लाइम सोडा वाला देखा। तो इन सब से हमें पता लगता है कि हमारा जो चेंज था ना, वो मतलब चीज एकदम पूरी कंप्लीटली बदल चुकी है, अब वो पहले जैसी नहीं हो सकती। तो चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। तो नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया ना, पहले क्या था, पहले वो ब्लू कलर का था और अब वो तो बिल्कुल ग्रीन कलर का हो गया है। तो बिल्कुल चेंज हो गया है जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया है। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस, चेंज बदलाव इसमें एक या एक से ज्यादा नया सब्सटेंस बन जाता है, उसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। केमिकल चेंज हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारे के सारे जो नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं वो केमिकल चेंजेस की वजह से होते हैं। हमारा जो खाना पचता है ना, डाइजेशन भी एक केमिकल चेंज है। जो डाइजेशन हो गया हमारी बॉडी में, और फ्रूट्स जो पकते हैं, ग्रेप्स का जो फर्मेंटेशन जिससे अल्कोहल बनाई जाती है, ये सारा का सारा केमिकल चेंजेस ही होते हैं। बहुत सारे केमिकल चेंज होते हैं। और मेडिकल जो मेडिसिन बनाई जाती है, मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ चेन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बहुत सारी जो मेडिसिन हैं, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, आपके जो कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स हैं, खाने के कितने सारे प्रोडक्ट, सारे के सारे केमिकल, आपका खाना पक रहा है ना, वो भी एक केमिकल चेंज हो रहा है। हर चीज में केमिस्ट्री है, तो केमिकल चेंज हो रहा है हर चीज में। तो हर चीज, जो भी चीज हो रही है ना वर्ल्ड में, कुछ भी, या तो फिजिकल चेंज है या तो केमिकल चेंज हो रहा है उसमें।
तो हम लोगों को पता लगा है, इन एडिशन न्यू प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग मे अकम्पनी अ केमिकल चेंज, हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड। रेडिएशन हम लोग लेते हैं, या तो उसको लेते हैं या फिर बाकी उसको भेज देते हैं। साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, जब मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो हीट रिलीज कर सकता है, कोई साउंड फटने जैसी साउंड आ सकती है। और अ चेंज इन स्मेल, उसकी जो है स्मेल बदल सकती है उस चीज़ की, उसका कलर बदल सकता है, गैस रिलीज हो सकती है। तो जब भी केमिकल चेंज हो रहा होगा ना, तो इन सब चीज़ों में से कुछ भी हो सकता है केमिकल चेंज के टाइम पे। तो यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग आपको याद कर लेने हैं 3-4 केमिकल चेंज के एग्जाम्पल। एक तो डाइजेशन हो गया सिंपल सा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का पकना, और ये मैग्नीशियम रिबन का जलना, कोल लकड़ी का जलना, वुड का जलना, ये सारे के सारे केमिकल चेंज है। ठीक है, बर्निंग जो है जिसमें हीट निकल रही है वो भी एक केमिकल चेंज है। अब एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क, मतलब जो पटाखे फोड़ते हैं ना, वो भी केमिकल चेंज ही है। और जो क्या क्या हीट निकलती है, लाइट निकलती है, कई बार गैसेस निकलती हैं जो पोल्यूशन फैला देती हैं फायरवर्क से। ठीक है, अब वही है कि फूड जो है, जो सड़ जाता है खाना, वो भी केमिकल चेंज की वजह से ही सड़ता है। आपने कई बार एप्पल जो है ब्राउन सा कलर एक्वायर कर लेता है अगर आप उसे काट के रख देते हैं, और आपने कलर चेंज देखा। कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम, तो आप लोग देखेंगे ब्रिंजल, पोटैटो, ये सारे के सारी चीज़ें क्या होने लगती हैं, काली पड़ने लगती हैं। तो काली पड़ने लगती है, इसका मतलब इनमें केमिकल चेंज हो रहा होता है। चैप्टर 5 में हम लोगों ने न्यूट्रलाइज्ड एंड एसिड बेस पढ़ा था, और क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एक केमिकल चेंज है? यस, केमिकल चेंज है, क्योंकि उसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। पहले वो एसिड था, न्यूट्रलाइज होकर के वो न्यूट्रल हो गया, ना एसिड रहा ना बेस रहा, है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी केमिकल रिएक्शन है। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो चीज़ है ना, प्रोटेक्टिव शील्ड। आपने ओजोन लेयर के बारे में सुना होगा, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर की ऊपर की लेयर है, वो हम लोगों को हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती है। तो हम लोगों को ओजोन किससे बचाती है? ओजोन हमें अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन होती है ना, जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है, उससे हमें बचाती है। ओजोन क्या करती है, इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्रेक्स डाउन द ऑक्सीजन। अगर देखिए ओजोन हमारे धरती पर हो, अर्थ के सरफेस पर, तो नुकसान देती है, बट ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। ओजोन जो है ना, वो ऑक्सीजन से डिफरेंट है। ऑक्सीजन होता है O2 और ओजोन होता है O3। जब 2 O2 और 1 O मिलता है तो O3 बन जाता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर ओजोन एब्जॉर्ब नहीं करता और ये अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाती, तो इसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती थी। अब गैल्वेनाइजेशन बचा है, क्रिस्टलाइजेशन का बचा हुआ है। देखिए टाइम कितना हो गया, 17 मिनट हो गए हैं, और ये सारा तो हमने पढ़ ही लिया है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग और क्रिस्टलाइजेशन, ये वाला चलिए पढ़ ही लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, बट कोई नहीं, फिर नेक्स्ट वीडियो। अब आयरन रस्ट होता है, आयरन रस्ट का मतलब होता है आयरन में जंग लग जाना। तो एक दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल, और धीरे धीरे मतलब आयरन को अफेक्ट करता है और धीरे धीरे उसको खराब कर देता है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे जो ब्रिजेस बनते हैं, शिप्स बनते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में ये इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मॉनिटरी लॉसेज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। बट ये होता कैसे है? तो देखिए आयरन अगर ऑक्सीजन की या फिर वाटर की प्रेजेंस में आता है तो आयरन ऑक्साइड बन जाती है, Fe2O3 बन जाता है। अगर आयरन और आयरन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है, वाटर की प्रेजेंस में आता है, तो Fe2O3 बन जाता है। इसकी वजह से आयरन पे रस्टिंग हो जाती है। तो हमें रस्टिंग के लिए किन 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर का प्रेजेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे हवा में मॉइस्चर होता है, हवा में पानी होता है, नमी होती है, इसकी वजह से आयरन जो है वो रस्टिंग करता रहता है। बट अगर हम लोग किस तरीके से बचा सकते हैं, तो हम लोग गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस लगा सकते हैं। या तो हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, है ना, पेंट भी करते हैं, और फिर उस पर ग्रीस लगा देते हैं, पेंट लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, या फिर हम लोग उस पर क्रोमियम और जिंक भी लगा सकते हैं। क्रोमियम भी एक केमिकल होता है। क्रोमियम या फिर जिंक अगर हम उसमें लगा दें आयरन के ऊपर, तो जो प्रोसेस मतलब वो फिर रस्ट नहीं होगा। तो प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो जो प्रोसेस होता है ना डिपॉजिट करने का
जिंक मतलब जैसे कि आयरन है, आयरन के ऊपर आप पूरे आपने जिंक की लेयर लगा दी, तो आपने आयरन के ऊपर जिंक की लेयर लगा दी, तो इसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। आयरन के पाइप जो घर वगैरह में होते हैं हम उसको गैल्वेनाइज कर देते हैं ताकि वो रस्ट ना करें। शिप्स हो गए, ये बहुत ज़्यादा पानी के अंदर रहते हैं, तो चाहे आप कुछ भी कर लें इन पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बट स्टिल गैल्वेनाइजेशन करने के बाद इसका मतलब जो है इफेक्ट धीरे कम हो जाता है, मतलब कम धीरे धीरे रस्टिंग होती है। और सॉल्ट वाटर जो है वो रस्ट के फॉर्मेशन, सॉल्ट वाटर है मतलब नॉर्मल वाटर है ना, तो उसमें रस्टिंग इतनी जल्दी नहीं होगी। अगर सॉल्ट वाटर है, पानी में नमक भी घुला हुआ है, तो उससे क्या होता है, वो रस्टिंग का जो प्रोसेस होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाता है, और इस रस्टिंग की वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए आई है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील को जब हम लोग आयरन के साथ मिक्स कर देते हैं, मतलब कैसे बनती है स्टेनलेस स्टील, लोहा लेते हैं, आयरन लेते हैं, उसके साथ हम लोग कार्बन और कुछ मेटल्स जैसे कि क्रोमियम, निकल, मैंगनीज इसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो स्टेनलेस स्टील बन जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अच्छे से आप नोट कर लीजिए, मार्क कर दीजिए, बुक में लिख लीजिए कहीं पर कि स्टेनलेस स्टील कैसे बनती है। स्टेनलेस स्टील के लिए हम लोग आयरन चाहिए, हमें लोहा चाहिए, कार्बन चाहिए और मेटल्स जैसे कि क्रोमियम, निकल और मैंगनीज। क्रोमियम, निकल, मैंगनीज चाहिए। अगर हम लोग ऐसा कर देते हैं, आयरन के ऊपर क्रोमियम, निकल, मैंगनीज और कार्बन लगा देते हैं, तो वो रस्ट नहीं होता है। अब आगे आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्लास 6 में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से जब पानी भाप बन के उठ जाता है, समुद्र का पानी, तो उसके नीचे क्रिस्टल्स बच जाते हैं सॉल्ट के, है ना। तो अगर क्रिस्टल्स जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा प्योर होते हैं, बिल्कुल साफ होते हैं, और लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। मतलब उनके सॉल्यूशंस में से ना, जैसे किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन है उसमें से क्रिस्टल्स, सॉल्यूशन में से हम लोग क्रिस्टल निकाल सकते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और ये एक फिजिकल चेंज है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गैल्वेनाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन तो केमिकल चेंज है, बट क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल चेंज, याद रखिएगा। किस तरीके से ये प्रोसेस किया जाता है, हम लोग को एक कप में पानी लेना है, फिर उसमें हम लोगों को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। तो क्या क्या करना है, हमें एक बीकर में पानी लेना है, फिर उसके बाद हमें उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, फिर उसको हमें गर्म करना है। और गर्म जब हम लोग कर रहे होंगे ना पानी को, जिसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा हुआ है, जब हम उसे गर्म कर रहे होंगे तो गर्म करते टाइम हमें उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर डाल देना है, धीरे धीरे हिलाते हुए। और जब हम लोग कॉपर सल्फेट का पाउडर हम लोग ऐड करते जाएंगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि और पाउडर उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। ऐसा होगा तो हमें उस सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेना है और फिर उसके बाद उसको ठंडा कर देना है। फिर जब हम उसको ठंडा करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिल गए हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल काफी सुंदर लगते हैं, ब्लू ब्लू से कलर के ये होते हैं। तो ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है और ये एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज का मतलब होता है क्रिस्टल, आपने क्रिस्टल बना लिए, आप क्रिस्टल से दोबारा से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना सकते हैं। और जो क्रिस्टल होते हैं ना किसी भी चीज के, वो बहुत ही ज्यादा प्योर होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करा था, इसमें आपने पानी लिया था H2SO4, ठीक है, H2SO4 डाला था, सल्फ्यूरिक एसिड आपने डाला था, फिर उसके बाद आप उसको हिला रहे थे गर्म करते हुए, फिर गर्म जब हो गया फिर आपने उसमें कॉपर सल्फेट डाला। कॉपर सल्फेट से ब्लू कलर आ जाता है, ब्लू से कलर का हो गया, फिर आप उसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट डालते रहे, हिलाते हिलाते, जब तक ऐसी कंडीशन नहीं आ गई कि वो घुल ही नहीं रहा है। फिर जब ऐसा हो जाएगा आपको उसको छोड़ देना है, ठंडा कर देना है, बस ऐसे ही छोड़ दीजिए आप। मतलब ऐसा हो गया, फिर आपने उसको ठंडा करने के बाद आपने उसे फिल्टर कर लिया। फिल्टर पेपर पे आप उसे ऐसे छोड़ देंगे, तो ऐसे छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि उसमें क्रिस्टल्स बन गए हैं। तो या फिर ठंडा करने से पहले भी आप सॉल्यूशन को फिल्टर कर सकते हैं, फिर आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, जो आपने फिल्टर किया है ना, तो उसमें आपको क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया।